हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और हमारे विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई मॉक टेस्ट नंबर 5, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम जो कि 10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया था। उसमें हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, धाराओं के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन धारा का पूछा गया है, उसके कोरोस्पोंडिंग 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो भाई वो कौन कौन सी धाराएं हैं, उन धाराओं में क्या क्या बात हुई है, सभी को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। ठीक है, तो भी दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसके कोरोस्पोंडिंग जितनी धाराएं हैं उनको भी नोट कीजिए भाई। ठीक है, अगर चैनल पे नए आए हैं तो भी चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई, ताकि जो आगे हमारी क्लास होंगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि हमारी ये मॉक टेस्ट ऐसे ही एग्जाम तक चलते रहेंगे। और इसके साथ में 280 धाराएं हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि 188 धाराएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और धीरे धीरे क्लासेज आगे की तरफ बढ़ रही है। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कहा गया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कौन सी धारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की बात करती है भाई। ठीक है भाई, हरियाणा पंचायती राज में कौन सी धारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर अन्य अधिकारियों की बात करती है। तो भाई सबसे पहले तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस में होता है भाई, जिला परिषद में होता है। जिला परिषद का मेंबर नहीं होता भाई, उसका एक्स ऑफिस मेंबर होता है। लेकिन किस लेवल के ऊपर होता है, जिला परिषद के लेवल पे होता है। तो भाई सबसे पहले दिमाग में एक चीज तो हमारे आ जानी चाहिए कि भाई जिला परिषद की जो धाराएं हैं वो 117 से भाई 160 तक है भाई, 160 तक हैं। तो भाई जो भी आंसर होगा वो 117 से 160 के बीच में तो होगा भाई। सबसे पहले तो ये बात आती है। ठीक है, क्या पता ऑप्शन आपका जो भी ऑप्शन दिया जाए वो 117 से नीचे दे दिया जाए भाई, तो वो तो आपका पहले ही कट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एग्जामिनर ऐसा सेट नहीं करता है कई बार। देखिए भाई, पहला जो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि भाई धारा 131 भाई, धारा 131, और दूसरा ऑप्शन है भाई धारा 132 भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या पता अब की बार ये पूछा गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, क्योंकि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 3 धाराएं और हैं, क्या पता अब की बार एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए भाई। और इसके बाद में बात हुई है धारा 134 भाई, धारा 134। और भाई किसकी बात हुई है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, मुख्य कार्यकारी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की भाई, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भाई। साथ साथ में नोट करते रहे भाई, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, ये हमारे ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर था वो था भाई धारा 133। धारा 133 में क्या है कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। तो भाई दोस्तों याद रख लो भाई, धारा 133 के अंतर्गत हुई है। इसके साथ में दोस्तों हमने इन सभी धाराओं को बिल्कुल बारीकी से डिस्कस किया है। इसके साथ में जब क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हो सकता है। तो भाई धारा 133 में लिखा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, यानी कि अतिरिक्त उपायुक्त हो सकता है भाई, या फिर कौन हो सकता है, या फिर और कोई अधिकारी जो कि सरकार नियुक्त करती है। कहने का मतलब है सरकार या तो एडीसी को यानी कि अतिरिक्त उपायुक्त को भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना सकती है, और या फिर कोई और जो सरकारी कर्मचारी है उसको बना सकती है भाई। ठीक है भाई, और जो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ये जिला परिषद का एक्स ऑफिस मेंबर होगा भाई, एक्स ऑफिस मेंबर होगा भाई। ठीक है भाई, क्योंकि इसके पास पद नहीं है। ये क्या करता है भाई, इसका कार्य क्या होता है कि भाई जितनी भी कार्रवाई होती है, जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, फिर वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास भेजे जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसको सरकार के पास भेजता है भाई। बिल्कुल बारीकी में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई आप चैनल के ऊपर जाइए और जो इस धारा के कोरस्पोंडिंग जो हमारी क्लास है उसको देख लीजिए भाई। ठीक है भाई, ये धारा 133 में तो बात हुई कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की बात हुई है भाई। ठीक है,
देखिए सभी धाराएं किसकी हैं भाई, जिला परिषद की हैं भाई। तो अब बात करते हैं धारा 131 भाई। धारा 131 में क्या हुआ है कि पीठासीन अधिकारी भाई, यानी कि इसमें बात हुई है जिला परिषद में बैठक का पीठासीन अधिकारी, बैठक का पीठासीन अधिकारी और मेजोरिटी के साथ निर्णय, यानी कि बहुमत के साथ निर्णय भाई, बहुमत के साथ निर्णय भाई, कौन सी धारा के अंतर्गत बात हुई है, धारा 131 में बात हुई है बैठक का पीठासीन अधिकारी व बहुमत के साथ जो निर्णय होंगे, इन सभी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भी धारा 131 में हुई है। दोस्तों अगर आपको ये सब देखना है तो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद धारा 132, धारा 132 में ये बैठक किसकी है भाई, जिला परिषद की है भाई, ठीक है भाई। धारा 132 में क्या बात हुई है कि भाई रिकॉर्ड, भाई जिला परिषद का जितना भी रिकॉर्ड है या फिर और कोई भी कार्यवाही होती है, और कार्यवाही का प्रकाशन भाई, कार्यवाही का प्रकाशन कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई, तो भाई धारा 132 के अंतर्गत है। धारा 133 में क्या है कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की बात या फिर अन्य स्टाफ की, और अन्य स्टाफ की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, अन्य स्टाफ लिख लीजिए भाई, अन्य स्टाफ की नियुक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 133 में। और धारा 134 में क्या है कि भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य स्टाफ यानी कि कर्मचारी भी लिख सकते हैं, अन्य स्टाफ के कार्य व कर्तव्य की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई धारा 134 के अंतर्गत हुई है। किसके, कार्य व कर्तव्य व शक्ति भी है भाई साथ में, यानी कि पावर भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये आपका क्वेश्चन हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कि किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 133 के अंतर्गत आता है। इसके साथ में 4 ऑप्शन थे, 131, 32, 33 और 34। 31 में बैठक का पीठासीन अधिकारी की बात हुई है और बहुमत के साथ निर्णय लिए जाएंगे भाई। इसके बाद में धारा 132 में जिला परिषद का जितना भी रिकॉर्ड होता है, जितनी भी कार्यवाही होती है, प्रोसीडिंग होती है, उसका प्रकाशन कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो भाई धारा 132 के अंतर्गत है। धारा 133 में नियुक्ति की और धारा 134 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अन्य स्टाफ के कार्य कर्तव्य व शक्ति की बात हुई है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था भाई, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, हम स्टार्टिंग से जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो पहली क्लास के अंदर ही हमने ये कहा था कि हम डिवीजन कराएंगे भाई, अध्याय का डिवीजन कराएंगे, क्योंकि अध्याय कितने हैं भाई, अध्याय हैं 22 भाई, ठीक है। पहली क्लास में हमने 21 बताए थे भाई, लेकिन बाद में ये है कि भाई एक और ऐड किया गया है भाई, जिसके अंतर्गत अब बात क्या हुई है कि टोटल अध्याय कितने हो गए भाई, टोटल अध्याय हो गए भाई 22 भाई। कितने हुए हैं, 2007 में अमेंडमेंट हुई है, अध्याय 22 हो गए हैं। पहले 218 तक धाराएं थी, अब 280 तक कर दी गई हैं भाई, ठीक है भाई। अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन लिखिए भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सही उत्तर की पहचान करें भाई, यानी कि कोई 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक क्वेश्चन आपको राइट आंसर देना है भाई। लेकिन क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन हर में पूछा गया है कि भाई अध्याय 20 की बात हुई है, पूछा गया है कि अध्याय 20 किससे रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो अध्याय 20 किससे रिलेटेड है, तो भी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यायों को हमने बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया है। अब साथ में ये भी बता देते हैं कि भाई अध्याय 1 और अध्याय 2 क्या है। अध्याय 1 में तो प्रीलिमिनरी की बात हुई है कि भाई जो स्टार्टिंग है, कि भाई डेफिनेशन दी गई है कि भाई हरियाणा पंचायती राज कब लागू हुआ था। इन चैप्टर धारा 1 और 2 किसके अंतर्गत आती हैं, अध्याय 1 के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंदर शॉर्ट टाइटल व डेफिनेशन की बात हुई है। इसके बाद बात करते हैं भाई अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है
कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कुछ नियमों का पालन करना होता है, वो नियम दिए गए हैं भाई। ठीक है, उसमें क्या है कि इनके कार्यकाल की बात, इनके रेजिग्नेशन की बात, या फिर इनकी ओथ की बात, या फिर वैकेंसी की बात कौन से अध्याय के अंतर्गत हुई है? अध्याय 2 के अंतर्गत हुई है, अध्याय 2 के अंतर्गत हुई है। इसके बाद अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 तक किसकी बात हुई है? ग्राम पंचायत की बात हुई है। चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक किसकी बात हुई है? पंचायत समिति की बात हुई है। और चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक किसकी बात हुई है? किसकी बात हुई है भाई? जिला परिषद की बात हुई है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से अपने आप पता चल जाएगा कि भाई आंसर क्या है। ठीक है, देखिए सही उत्तर पहचानना है। कहा गया है कि चैप्टर 20 यानी कि अध्याय 20 जिला परिषद की संपत्ति, वित्त और कराधान से संबंधित है भाई। यानी क्या चैप्टर 20 के अंतर्गत जिला परिषद की संपत्ति, वित्त और कराधान आते हैं भाई? दोस्तों हम जानते हैं कि भाई जिला परिषद की धाराएं तो 18 के ऊपर खत्म हो जाती हैं, तो भाई ये वित्त और कराधान की बात वहां पे कैसे आएगी? नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अध्याय 20 जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, ये भी जिला परिषद का ही है भाई। तो जिला परिषद के लिए क्या होना चाहिए? चैप्टर 13 से चैप्टर 18 के बीच में बात होनी चाहिए। और ये जो चैप्टर 20 की पूछ रहा है भाई, चैप्टर 20 में क्या है भाई? चैप्टर 19 में क्या है कि भाई चुनाव की बात हुई है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव की बात हुई है। और चैप्टर 20 में क्या है कि जो चुनाव कराए जाएंगे, जो चुनाव कराए जाएंगे उनके नियमों की बात कौन से चैप्टर के अंतर्गत हुई है? तो चैप्टर 20 के अंतर्गत हुई है। और थर्ड ऑप्शन आपका यही था कि अध्याय 20 चुनाव से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। बिल्कुल सही है भाई, प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन। चैप्टर 20 किससे रिलेटेड है भाई? चुनाव के प्रावधानों से संबंधित है भाई। और चैप्टर 20 और जो लास्ट है जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन थे भाई। अब याद क्या है, आंसर क्या है कि भाई अध्याय 20 किससे रिलेटेड है? चुनाव के नियमों से संबंधित है, चुनाव के नियमों से संबंधित है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया भाई। अब बात आती है कि अब की बार क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। देखिए 2 चीजें हम बता देते हैं भाई। एक तो चैप्टर 20 की बात हुई है, तो चैप्टर 20 की बात कर लेते हैं भाई। चैप्टर 20 में क्या है भाई कि भाई चुनाव के नियमों की बात हुई है। पहले तो बात ये कर लेते हैं, चुनाव के नियम की बात कौन से चैप्टर के अंतर्गत हुई है? चैप्टर 20 के अंतर्गत हुई है भाई। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें धाराएं कहां से कहां तक है? तो भाई इसमें धारा 162 से 188 तक की धाराएं हैं भाई। धारा 162 से लेकर 188 तक सभी में किसकी बात हुई है कि भाई चुनाव के नियमों की बात हुई है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन की बात हुई है। इसके साथ में 3 ऑप्शन और दिए गए हैं कि जिला परिषद की संपत्ति, वित्त व कराधान किससे संबंधित है। इसमें एक जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, तो भाई बता देते हैं दोस्तों चैप्टर 16 भाई। चैप्टर 16 में क्या है कि जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात, कार्य व कर्तव्यों की बात कहां पे हुई है भाई? चैप्टर 16 में हुई है। इसके बाद में कहा गया है कि भाई इसके अंदर संपत्ति, भाई संपत्ति, वित्त व कराधान, संपत्ति, वित्त व कराधान की बात जिला परिषद की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई कौन सी धारा नहीं भी, कौन से अध्याय के अंतर्गत हुई है? तो चैप्टर 17 में क्या बात हुई है? संपत्ति भाई, संपत्ति, वित्त व कराधान भाई, व कराधान। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई जिला परिषद के पास कौन कौन सी संपत्ति होगी, जिला परिषद कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, कौन से अध्याय के अंतर्गत बात हुई है? तो भाई अध्याय 17 के अंतर्गत बात हुई है। तो भाई ये किसके हैं भाई? जिला परिषद के हैं भाई। किसके हैं भाई? जिला परिषद के हैं। इसके बाद जिला परिषद के पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन की बात हुई है, तो भाई कौन से चैप्टर के अंतर्गत आती है? जिला परिषद के पर्यवेक्षण भाई। पर्यवेक्षण भाई, पर्यवेक्षण को क्या बोला जाता है भाई? सुपरविजन बोला जाता है इंग्लिश में भाई, सुपरविजन, या फिर आप इसको कहते हैं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, देखरेख, निगरानी, जो भी वर्ड यूज किया जाए सही है भाई। ठीक है भाई, तो ये 3 ऑप्शन और थे भाई। एक तो चैप्टर 20 में तो चुनाव के नियम की बात हो गई। चैप्टर 16 में क्या बात हुई है? जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। चैप्टर 17 में संपत्ति, वित्त व कराधान की बात हुई है जिला परिषद की। और चैप्टर 18 में जिला परिषद के पर्यवेक्षण की बात हुई है, यानी कि सुपरविजन की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में दोस्तों यहीं पे बता देते हैं जो आपकी दूसरी शिफ्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बताएं भाई कि जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है?
कौन सी नहीं, कौन से चैप्टर के अंतर्गत हुई है, अभी धारा नहीं है भाई, चैप्टर है, कौन से चैप्टर के अंतर्गत हुई है। तो भाई दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा उन्होंने ऑप्शन किस प्रकार दिए हैं। देखिए भाई, उनका जो पहला ऑप्शन था भाई, उनका था कि चैप्टर भाई, इस तरीके से उनके थे भाई, चैप्टर भाई 6 भाई, दूसरा था भाई चैप्टर 10 भाई, चैप्टर 10 भाई, और तीसरा है चैप्टर, मान लिया कि भाई 12 है, चैप्टर 12 है, और ये फोर्थ क्या है कि चैप्टर 16 भाई, ये चैप्टर क्या है 16 भाई। जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन से चैप्टर के अंतर्गत हुई है, कौन से अध्याय के अंतर्गत हुई है, इस प्रकार आपका ऑप्शन दिए गए थे। अब दोस्तों हमने डिवीजन इसलिए कराया क्योंकि डिवीजन से क्या है कि हमें पता है कि भाई चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक किसकी बात हुई है भाई। सबसे पहली बात, चैप्टर 7 से 12 तक किसकी बात हुई है, पंचायत समिति की बात हुई है। तो भाई 7 से 12 में पहले तो ये दो ऑप्शन हट जाएंगे भाई, क्योंकि ये नहीं हो सकते। ये किससे रिलेटेड है भाई, ये पंचायत समिति से हैं। अब ये चैप्टर 6 किससे रिलेटेड है भाई, ये चैप्टर 6 ग्राम पंचायत के कंट्रोल से रिलेटेड है, उसके नियंत्रण से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा एक ही ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, वो चैप्टर 16 आएगा। अब प्रॉब्लम कैसे आ जाती है कि भाई यहीं पे ऑप्शन ये होते कि भाई चैप्टर 17 होता, या फिर चैप्टर 18 होता, या फिर चैप्टर 13 होता भाई, फिर हमें पता चल जाता कि भाई 13 से 18 तो सभी में जिला परिषद की, अब तो हमें इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तब हम कहते हैं चैप्टर 13 में तो क्या बात हुई है, जिला परिषद की बात हुई है, 16 में क्या है, कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, 17 में क्या बात हुई है, टैक्स लगाने की बात हुई है, और 18 में जिला परिषद के नियंत्रण की बात हुई है, यानी कि सुपरविजन की बात हुई है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। उम्मीद करते हैं आपको सभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं जो अब की बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन तो भाई आप चैप्टर से जरूर पढ़ के जाएं, चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चैप्टर को याद कर लें भाई, ठीक है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट में क्या है कि जो भी आपके 4 एग्जाम हुए हैं उनको मॉक टेस्ट के अंदर लेके आएंगे। जैसे मॉक टेस्ट 5, 6, 7, 8 मॉक टेस्ट तक क्या होगा कि आपका इसी तरीके से चलेगा। अब हम इनको एक क्लास के अंदर भी ऐड कर सकते थे, यानी कि पूरा एक बड़ी क्लास ले लेते 2-2.5 घंटे की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको क्या है कि आप ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएंगे भाई उसको, ठीक है। तो इसलिए हर रोज आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें भाई, क्योंकि उससे आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम 40 से 50 क्वेश्चन करवाते हैं। आपको दिखने में क्लास छोटी लगती है, लेकिन अगर आप उसको बारीकी से जांचें तो भाई क्लास देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ बनाई जाती है भाई, ठीक है। देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन है भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है। यानी कि भाई जो मतदान कराया जाता है, आपको पता है भाई सीक्रेट बैलेट से कराया जाता है, यानी कि इसमें कुछ अलग दिया गया है। मतदान की गुप्तता यानी कि जो भी अधिकारी जो भी क्या कराते हैं, चुनाव कराते हैं भाई, आपके पोलिंग स्टेशन में चुनाव कराया जाता है, तो भाई उनके अधिकारियों से रिलेटेड है कि भाई जो भी चुनाव कराया जाए, एक तो भाई गुप्त तरीके से कराया जाए, और एक साथ साथ में भाई किसी को काउंटिंग के बारे में ना बताया जाए कि कितनी काउंटिंग हो चुकी है, कितना ये हो चुका है, लेकिन वो जितने भी जो अधिकारी हैं, जो एजेंट हैं, वही अपने पास रखें, क्योंकि इससे क्या है कि वोटिंग प्रभावित हो सकती है। तो क्या है, मतदान की गुप्तता से रिलेटेड कौन सी धारा है भाई, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। देखिए जो महत्वपूर्ण धाराएं पूछी गई हैं, सभी धाराएं उठा के नहीं पूछी गई हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई महत्वपूर्ण धाराओं के लिए हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं भाई। केवल धारा इंपॉर्टेंट नहीं है, धाराओं में क्या दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप देखिए भाई कमेटी से रिलेटेड कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकेली धारा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में सभी चीजें हमें याद होनी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, किसको बनाया जा सकता है, कार्य क्या होते हैं, तो ये सभी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख लें भाई, क्या है कि भाई मतदान की गुप्तता भाई, मतदान की गुप्तता कौन सी धारा के अंतर्गत आती है भाई, के लिए धारा हमें बतानी है। तो भाई इसमें जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है भाई, धारा 181 भाई, धारा 181 भाई। इसके बाद धारा 182 भाई, 182 भाई। इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है भाई थोड़ी, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें अगर कुछ आइडिया होता है कि यहाँ पे ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये हो जाए कि ऐसे ऑप्शन आ जाएं कि जो साथ साथ हों, बिल्कुल साथ साथ ऑप्शन आ जाएं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है भाई। जैसे कि धारा 181 दी हुई है, 82, 83 और 84 भाई। अब हमें क्या पता कि भाई, क्योंकि सभी धाराएं अच्छे से तो याद हो नहीं सकती भाई, इसलिए हमें क्या है कि
ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन क्या करें, हमने याद की है, बारीकी से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई। अब धारा, मतदान की गुप्तता कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है भाई धारा 183, जिसके अंदर क्या बात हुई है? मतदान की गुप्तता भाई, मतदान की गुप्तता भाई, गुप्तता भाई। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है कि भाई धारा 181 में क्या दिया गया है, धारा 182 में क्या दिया गया है और धारा 184 के अंदर क्या दिया गया है। इसके साथ दोस्तों एक ऑप्शन अपनी तरफ से मैं ऐड कर देता हूं कि धारा 180 भाई। चलो भाई 5 धाराएं याद हो जाएंगी इसी के सारे, एक क्वेश्चन के सारे 5 धारा ही याद हो जाएंगी। धारा 180 में दोस्तों अगर धारा को एक बार छोड़ भी दें तो देखिए भाई क्या दिया जाता है कि जिस दिन इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उस दिन क्या होता है कि पुलिस का पहरा होता है। कोई भी वाहन आप 100 मीटर के दायरे तक यानी कि खड़ा नहीं कर सकते, वहां पे वोट नहीं मांग सकते, पोलिंग स्टेशन में जाके वोट नहीं मांग सकते। ये चीजें आप लोग जानते हैं कि भाई आप 100 मीटर के दायरे तक यानी कि वोट नहीं मांग सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। बस ये और याद कर लो भाई ये कौन सी धारा के अंतर्गत है। तो भाई धारा कौन सी है भाई? धारा 180 भाई। क्या है? मतदान केंद्र के आसपास, मतदान केंद्र में वोट मांगने पर रोक भाई, वोट मांगने पर रोक, मांगने पर प्रतिबंध लिख लेते हैं भाई, प्रतिबंध। ठीक है भाई। आप पोलिंग स्टेशन में जाके वोट नहीं मांग सकते और 100 मीटर का दायरा फिक्स किया गया है, वहां पे आप वोट नहीं मांग सकते, प्रचार नहीं कर सकते भाई, चुनाव के दिन नहीं कर सकते। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 180 के अंतर्गत। अब धारा 181, धारा 181 में लिखा गया है कि आप डिसऑर्डरली बिहेव करते हैं, डिसऑर्डरली बिहेव करते हैं, उच्छल आचरण करते हैं, उच्छल आचरण करते हैं यानी कि आदेशों का पालन नहीं करते हैं। यानी कि इसमें लिखा क्या गया है, 181 और 82 में दोनों में दंड की बात की गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि धारा 181 में डिसऑर्डरली वर्ड यूज किया है और धारा 182 में मिसकंडक्ट वर्ड यूज किया है। डिसऑर्डरली में मतलब कि आप उच्छल आचरण करते हैं, यानी कि आप लाउड स्पीकर के थ्रू वहां पे प्रचार करने लग जाएं। मतलब जहां पे मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पे आप लाउड स्पीकर लेके भाई किसी के लिए प्रचार कर रहे हैं कि हमें वोट दो, इस तरीके से कुछ करने लग जाएं, तो फिर क्या है कि भाई वो उच्छल आचरण यानी कि डिसऑर्डरली हो जाएगा। या फिर कि कोई वोट डालने जा रहे हैं, आपको उसको वोट डालने नहीं देते या फिर उसका वोट छीन लेते हैं, इस तरीके की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा 181 के अंतर्गत हुई है भाई। ठीक है भाई। तो इसको भाई इंग्लिश में हम लिख देते हैं डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली कंडक्ट भाई, यानी कि उच्छल आचरण, यानी कि आप समझ गए। ठीक है। हिंदी के अंदर ज्यादा मुश्किल है भाई। धारा 182 में क्या है कि मिसकंडक्ट यानी कि दुराचार भाई। डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए क्या है? दंड है भाई। दंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? 181 में। और दुराचार के लिए भाई, दुराचार के लिए जो दंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? वो धारा 182 के अंतर्गत हुई है। दुराचार मतलब मिसकंडक्ट, यानी कि जो भी आदेश दिए जाते हैं आपको, जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो कि पोलिंग स्टेशन में जो आदेश दिए जाते हैं उनका अगर आप पालन नहीं करते हैं पोलिंग स्टेशन में, यानी कि क्या किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये सब किसके अंदर है भाई? उसके लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 182 के अंतर्गत है। धारा 183 में मतदान की गुप्तता, यानी कि जो भी कर्मचारी हैं वो वोटिंग के बारे में किसी को बताएंगे नहीं, जो भी मतदान है गुप्त तरीके से कराएंगे। अगर वो भी इसमें अगर मान लिया कि अपनी ड्यूटी या कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं तो भाई उनके लिए भी दंड का प्रावधान है भाई। अब धारा 184 में भाई, धारा 184 में क्या बात हुई है कि अगर कोई अधिकारी कि भी कोई भी अधिकारी के लिए है भाई, कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा भाई, किसी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, व्यक्ति के लिए कार्य वह चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा भाई, चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि क्या पता कि जो अधिकारी जिसकी ड्यूटी लगाई गई है नहीं करे, ड्यूटी लगाई गई है, वह किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने लग जाए, या फिर जो भी वोटर्स वोट डालने आ रहे हैं उसको ये कहे कि आप इस कैंडिडेट को वोट ना दें, इस कैंडिडेट को दें, क्योंकि अधिकारियों का काम ये नहीं होता है। अधिकारियों का काम वहां पे अपने कार्य वो करते हुए करना होता है, प्रचार करना नहीं होता है। 184 में दिया गया है कि अगर वो इस तरीके से करता है तो उसके लिए भी दंड रखा गया है भाई, उसके लिए भी दंड रखा गया है। अब देखिए भाई
धारा 180 में हम क्या कर सकते हैं कि भाई चुनाव के दिन वहां पे वोट नहीं मांग सकते, 100 मीटर के दायरे में वोट नहीं मांग सकते। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 180 के अंतर्गत। धारा 181 में डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए दंड है। धारा 182 में दुराचार के लिए, मिसकंडक्ट के लिए दंड है। और धारा 183 में मतदान की गुप्तता यानी कि सीक्रेसी ऑफ दी वोटिंग भाई। और धारा 184 में कोई भी अधिकारी किसी व्यक्ति के लिए कार्य व चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 184 के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई देखिए, जैसे अब की बार धारा 183 है, क्या पता अब की बार धारा 180 पूछी जाएगी भाई मतदान केंद्र में वोट मांगने पर प्रतिबंध कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा धारा 180 भाई। कौन सी? धारा 180 भाई। ठीक है, ये हो गए भाई हमारे 3 क्वेश्चन। भाई 3 क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करेंगे कि भाई संविधान में पंचायती राज की बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों बहुत जल्द आने वाले 2-3 दिन के अंदर यानी कि 243 आर्टिकल 243 ए बी सी यानी कि ओ तक, जो जहां पे पंचायती राज की बात हुई है, इसके साथ साथ में म्युनिसिपैलिटीज की भी सभी आर्टिकल यानी कि पूरा जो 243 आर्टिकल है उसको बिल्कुल बारीकी से डिटेल से आपको समझाया जाएगा। क्योंकि आपके हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि एक क्वेश्चन तो आप ये माने कि एक क्वेश्चन तो आपका अध्याय से और एक क्वेश्चन क्या है कि आपका अनुच्छेद से, जो कि पंचायती राज के अंतर्गत आता है। तो भाई उससे 2 क्वेश्चन आप ये पक्के करें भाई, 2 नंबर पक्के करें भाई। ठीक है भाई, अब बात हुई है, देखिए भाई कुछ क्वेश्चन है। हरियाणा पंचायती राज में राज का क्या मतलब भाई? राज का क्या मतलब है भाई? रूल होता है भाई। राज का क्या मतलब होता है? रूल होता है, ये तो पता ही हमें। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर पहचानो भाई, सही उत्तर पहचानो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप वीडियो को ऐसे बीच में छोड़ के ना जाएं भाई, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है भाई, देखिए भाई क्या बात हुई है, सही उत्तर पहचानना है भाई। और इसमें भाई दिए गए हैं कि भाई धारा 213 भाई। देखिए भाई वैसे पूछा तो ये गया है, क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट धारा को ही लिखेंगे। धारा 213 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। या फिर धारा 214 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। या फिर धारा 211 या फिर धारा 212, यानी कि 11, 12, 13 और 14। धारा 211, 12, 13 और 14 में से कौन सी धारा राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? क्वेश्चन ये है भाई। तो भाई हम क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, धारा 211 लिखते हैं भाई। पहले तो धारा 211, क्वेश्चन ही हमने बदल दिया 212 भाई। और सी है धारा 213 भाई और धारा 214 भाई, धारा 214 भाई। और बात क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भाई राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात, राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है भाई? कौन सी धारा में हुई है भाई? तो धारा है 212 भाई, धारा 212 में राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात हुई है भाई। ठीक है, तो भाई क्या होता है कि सरकार क्या करती है, राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन करती है, ताकि उसके दिशा निर्देश में क्या है कि भाई हरियाणा पंचायती राज नहीं, पंचायत के इलेक्शन कराए जा सके, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कराए जा सके हैं। म्युनिसिपैलिटीज के लिए अलग से आपका कोई और अलग से धारा है, लेकिन अब यहाँ पे पंचायत के चुनाव के लिए भाई जो आप क्या है कि भाई राज्य चुनाव आयोग का जो गठन किया जाता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई वो धारा 212 के अंतर्गत किया जाता है। किसके लिए भाई? धारा 212 के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात हुई है। अब 4 धाराएं और हैं भाई। दोस्तों अभी तक तो हमने 188 धाराएं पढ़ी हैं, अभी हम यहां तक आए नहीं हैं, लेकिन क्या है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया है तो भाई इनको भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, अब 211 में क्या बात हुई है भाई? तो भाई ये सरकार की चुनाव कराने की शक्ति भाई, सरकार की चुनाव कराने की शक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? ये सभी मिसलेनियस में आते हैं भाई। सरकार की चुनाव कराने की शक्ति भाई, कराने की शक्ति की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई?
धारा 211 में, 212 में क्या करेगी सरकार? चुनाव आयोग का गठन करेगी भाई, चुनाव आयोग का गठन करेगी। कौन करेगी भाई? सरकार करेगी। आयोग का गठन क्यों करेगी भाई? क्योंकि पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए करेगी। और जब भी चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग भाई, राज्य जब भी चुनाव आयोग को जब इलेक्शन करवाने होते हैं तो भाई क्या है, वोटिंग लिस्ट बनानी होती है, तो भाई गवर्नमेंट उसको क्या करती है? स्टाफ प्रोवाइड कराती है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद धारा 213, धारा 213 में क्या है कि भाई पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात हुई है। वित्त आयोग की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? फिनांस कमीशन बोलते हैं भाई। फिनांस कमीशन की बात पंचायत में यानी कि कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है भाई? तो ये बात है भाई धारा 213 के अंतर्गत हुई है भाई। ठीक है भाई। देखिए इसमें एक चीज और हम बता देते हैं भाई। अब पूछा जाए संविधान में, देखिए 3 क्वेश्चन, पहले इसको लिख लेते हैं भाई, फिर बताते हैं आपको कि भाई अब धारा 214 है। धारा 214 में क्या है कि भाई जिला योजना समिति भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई। जिला योजना समिति भाई, योजना समिति भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस क्वेश्चन में। तो भाई ये तो हो गया कि भाई चुनाव आयोग के गठन की बात धारा 212 के अंतर्गत हुई है। 211 में राज्य के चुनाव करने की शक्ति की बात हुई है। धारा 213 में क्या है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात कौन सी धारा में हुई है? 213 में हुई है वित्त आयोग के गठन की बात, और धारा 214 में जिला योजना समिति की बात हुई है। चलो भाई ये तो हो गया भाई। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा 213 को छोड़ देते हैं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। देखिए भाई ये धारा 213 है और इसके साथ में अब बात आते हैं कि भाई जो पंचायत है, पंचायत की बात है भाई संविधान में, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हुई है? तो भाई हम कहते हैं भाई आर्टिकल 243। पहली तो बात आती है कि आर्टिकल 243 यानी कि भाई अनुच्छेद 243 भाई। अब बात आती है कि भाई जो अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग की बात, पंचायत के वित्त आयोग की बात कौन से आर्टिकल में हुई है भाई? संविधान के कौन से आर्टिकल में पंचायत के फिनांस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की बात कहां पर हुई है भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। तो भाई आपका यहां पे जो राइट आंसर है वो है 243 आई भाई, आर्टिकल 243 आई भाई। आर्टिकल 243 आई में किसकी बात हुई है? पंचायत के फिनांस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की बात हुई है भाई। वित्त आयोग की बात कौन से आर्टिकल में हुई है भाई? आर्टिकल 243 आई में हुई है भाई। ये पंचायत के है भाई। अब वैसे पूछा जाए कि भाई फिनांस कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? कौन से आर्टिकल में हुई है पूरे इंडिया के लिए पूछा जाए तो आर्टिकल 280 भाई। ठीक है, आर्टिकल 280 भाई। आर्टिकल 280 में क्या बात हुई है कि फिनांस कमीशन की बात हुई है। 3 आर्टिकल आप याद, एक आर्टिकल याद रखें। अनुच्छेद 280 में क्या है? पूरे भारत के ऊपर जो फिनांस कमीशन की बात हुई है 280 में हुई है। पंचायतों में जो वित्त आयोग फिनांस कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में हुई है? 243 आई में हुई है। और फिर क्या है कि भाई पंचायतों की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है? 243 में हुई है। और फिर पंचायत के हरियाणा में जो पंचायत के वित्त आयोग की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई धारा 213 में हुई है। 4 क्वेश्चन हो गए भाई, आप इनको अच्छे से समझे भाई। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो भाई वीडियो को थोड़ा बैक करें, दोबारा से इसको देखें भाई, और साथ साथ में नोट जरूर करें भाई। ठीक है भाई। इसके बाद में ये भाई ये एक क्वेश्चन और आता है कि भाई पंचायत के चुनाव कराने का करेंगे भाई 1-2 दिन के अंदर। पंचायत चुनाव की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है भाई? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में हुई है तो 243 के में हुई है। 243 के में हुई है। 243 के में हुई है। पहले तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन करा दिए गए हैं कि आपके हरियाणा ग्राम सेवक एग्जाम में कोई एक ना एक क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब देखिए भाई, अगर हम सभी शिफ्ट को एक साथ में कराएं, सभी शिफ्ट को अगर एक साथ में कराएं तो देखिए भाई कितनी लंबी क्लास होगी भाई, कितनी लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए भाई,
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी टायर आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम। भाई भारत में पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है भाई, कितने स्तर है भाई, 3 स्तर हैं। कौन सा है भाई, एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है और एक क्या है, जिला परिषद है। कितने स्तर हुए भाई, 3 स्तर है भाई, ठीक है भाई। तो 3 टायर्स आ जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी समिति भारत पंचायत की अनुशंसा की है किस समिति ने। देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की है, यानी कि भाई किस समिति, यानी कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, यानी कि हरियाणा नहीं, पंचायती राज सिस्टम इंडिया में आया भाई। तो कौन सी कमेटी है भाई, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहली कमेटी कौन सी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है भाई, बलवंत राय मेहता कमेटी है 1957 भाई। पंचायती राज प्रणाली खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। ये भाई जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायती राज सिस्टम भाई किसके ऊपर आधारित है, तो भाई कहा गया है सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि एक जगह ही सत्ता को कर दो भाई, या फिर लोकतंत्र केंद्रवाद या सत्ता का विकेंद्रीकरण, या कोई नहीं, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि एक सेंटर के पास पावर है तो वो सभी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए सत्ता को तोड़ दो भाई, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दे भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में सत्ता दे दो भाई, ठीक है भाई। तो इसकी बात किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर पंचायती राज प्रणाली आधारित है भाई। ये हमारे क्वेश्चन थे भाई, ठीक है भाई। अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आपके ग्राम शिव के एग्जाम में पूछा गया है कि पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद से परिभाषित है। अनर्हता का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन भाई, अयोग्यता, यानी कि पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता की बात, पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है, कौन से अनुच्छेद में हुई है, इसकी बात हुई है। तो भाई ये भी लिख लेते हैं भाई। देखिए भाई, आर्टिकल लिखते हैं भाई, अनुच्छेद आप लिख लेना भाई, ठीक है। आर्टिकल 243 जी भाई, 243 जी भाई। इसके बाद आर्टिकल 243 आई भाई, आर्टिकल 243 आई भाई। और सी की बात कौन सी हुई है भाई, आर्टिकल 243 एफ भाई, आर्टिकल 243 एफ। और डी क्या है कि कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, ये बात हुई है भाई, ठीक है भाई। ये आपके 4 ऑप्शन है। बताइए कि भाई जो पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता की बात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है। तो भाई इसका जो राइट आंसर था वो 243 क्या था, एफ था भाई। क्या था, 243 एफ है। क्या है भाई, पंचायत के सदस्यों की, देखिए भाई हिंदी में ऐसा वर्ड यूज किया है, इतनी हिंदी हमें आती नहीं, अनर्हता लिखा हुआ है भाई, अनर्हता, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है भाई, ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है भाई, आर्टिकल 243 एफ में दिया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद पूछा जाए कि भाई 243 में क्या है, 43 में है पंचायत की शक्तियां भाई, पंचायत की शक्तियां व दायित्व भाई, शक्तियां व दायित्व की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है भाई, 243 जी में हुई है। और भाई 243 आई क्या है भाई, फिनांस कमीशन, यानी कि पंचायतों के वित्त आयोग की बात हुई है, पंचायतों के वित्त आयोग की बात कौन से आर्टिकल में हुई है भाई, आर्टिकल 243 आई में हुई है। 243 जी में पंचायत की शक्तियां व दायित्व, 243 आई में पंचायतों के वित्त आयोग की बात, और आर्टिकल 243 में पंचायत के सदस्यों की अनर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है भाई, ठीक है भाई। अब इन चीजों से ये पता हमें लग रहा है कि आर्टिकल 243 कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये बात हमने पहले भी की थी कि भाई हम 243 आर्टिकल कराएंगे, वो 1-2 दिन के अंदर आपकी क्लास आ जाएगी आर्टिकल 243 के ऊपर, जिसके अंदर आपको 243 से संबंधित सभी जानकारियां बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ाई जाएंगी। अब देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, लेकिन 243 है, 243 में थोड़ी सी बात करते हैं, 4-5 आर्टिकल तो बता ही देते हैं भाई। 243 क्या है भाई, 243 में सबसे पहले बात है, आर्टिकल 243 में डेफिनेशन की बात हुई है, यानी कि जो भी पंचायतों के अंदर जो भी, जैसे कि भाई गांव की डेफिनेशन होगी, या फिर क्या होगा
कि शहर की ब्लॉक की डेफिनेशन होगी या फिर जिले की डेफिनेशन होगी, इन सब की बात कहां पे हुई है? आर्टिकल 243 में हुई है। याद रखिए 243 और फिर 243 ए भाई। तो 243 में तो डेफिनेशन की परिभाषाओं की बात हुई है, फिर आर्टिकल 243 ए में क्या बात हुई है? ग्राम सभा की बात हुई है। जिस प्रकार हमने हरियाणा पंचायती राज में पढ़ा है ऐसे ही है भाई। 243 ए में क्या बात हुई है? ग्राम सभा की बात हुई है। 243 बी में क्या है? पंचायतों के गठन की बात हुई है। 243 सी में क्या है? पंचायतों की संरचना के बारे में बात हुई है। 243 डी में क्या है? कि आरक्षण की बात हुई है। 243 ई में 243 में पंचायतों के कार्यकाल की बात हुई है, 5 साल का हमें पता है। और फिर क्या है? 243 एफ भाई। 243 एफ में क्या है कि ई के बाद एफ आता है, पंचायत के सदस्यों की अनर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। 243 जी भाई, पंचायत की शक्तियां व दायित्व है। पंचायत की शक्तियां व दायित्व की बात कौन सी उसमें हुई है भाई? ई एफ अनर्हता। जी के अंदर भाई पंचायत की शक्तियां व दायित्वों की बात हुई है। इसके बाद पावर टू इम्पोज यानी कि पंचायतों के टैक्स लगाने की बात या फिर उनके फंड की बात कौन से में हुई है? एच में हुई है। और आई में क्या बात हुई है? फिनांस कमीशन के गठन की बात हुई है। 243 जे में क्या है? कि खातों की जांच की बात हुई है। इस प्रकार अगर हम ओ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ओ तक सभी में क्या दिया गया है भाई? पंचायतों के दिए गए हैं भाई अनुच्छेद कि भाई किस किस के अंतर्गत क्या क्या पंचायत का कौन सा कार्य आता है भाई। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी की बात होगी भाई, 243 में ही होगी भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, आज की क्लास में हमने क्या जाना कि भाई जो भी एग्जाम आपका 10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया था, उसमें हरियाणा पंचायती राज का कितना महत्व है भाई। ठीक है भाई। अब आगे हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट 6 में कि भाई 10 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में जो कराया गया था और फिर 9 तारीख को भाई, इस तरीके से हम सभी को डिस्कस करेंगे। हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम की डेट उम्मीद करते हैं कि जो नोटिस वायरल हुआ है अभी जो बता रहे हैं 3 या 4 तारीख को, उस टाइम हो जाए भी, उससे चाहे 4-5 दिन पहले हो जाए या बाद में हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम के लिए भाई सही तारीख है, सही समय है। क्योंकि 2-3 महीने हो चुके हैं एग्जाम को कैंसिल हुए, और अब यानी कि जो डेट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए भाई। जहां तक है वो 2-3 दिन में नोटिस के थ्रू पता चल जाएगा भाई। ठीक है। और वैसे भी आपका एग्जाम अभी मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना ही है भाई। ठीक है। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं भाई। जो दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो आगे क्लास होंगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है, बेल आइकन भी जरूरी है, उसी से नोटिफिकेशन आती है, वरना आपके पास कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आएगी भाई। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।